हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी रही होंगी। तो आज की वीडियो में हम बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर मॉडल ऑफ एटम सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशंस। जो लिमिटेशंस हैं वो देखते हैं। इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था वो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए था जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, He पॉजिटिव, Li 2 पॉजिटिव आयंस, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो जो लाइन स्पेक्ट्रा था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस एटम के अंदर है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। Bohr theory was successful in explaining the line spectra of hydrogen atom and hydrogen-like particles containing single electron only. However, it failed to explain the line spectra of multi-electron atom. तो multi-electron atoms का जो line spectra था उसको explain करने में fail हो गया था। One super spectroscope with better resolving power were used. It was found that even in case of hydrogen spectrum, each line was split up into a number of closely spaced lines called fine structure, which could not be explained by Bohr model of atom. जब स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से, जो बहुत ही अच्छी रिजोल्विंग जिसकी पावर है स्पेक्ट्रोस्कोप की, उसके द्वारा पाया गया कि जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम था उसकी जो लाइन हमने पढ़ी थी पीछे वीडियो में, वो हर एक लाइन जो हमने ये पढ़ा था विग ब्योर की जो लाइन है विजिबल यूवी रीजन की, वो हर एक लाइन आगे जाके और लाइन में स्प्लिट होती है। एक लाइन आगे जाके डिवाइड होती है और लाइंस के अंदर। तो क्लोजली स्पेस लाइन जिसको फाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बोर एटॉमिक मॉडल ये सभी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सेकेंड जो लिमिटेशन है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइन स्पेक्ट्रम था उसकी स्प्लिटिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसको जीमन इफेक्ट बोलते हैं। एंड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। जो लाइन थी स्पेक्ट्रा की, वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, कैसे स्प्लिट होंगी वो लाइन, तो ये सभी बोर एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जैसे जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को। इन द प्रोडक्शन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, if the source emitting the radiation is placed in a magnetic field or in electric field, it is observed that each spectrum line split up into a number of lines. जो लाइन स्पेक्ट्रम है, अगर सोर्स एमिटिंग द रेडिएशन, अगर जो भी सोर्स जो रेडिएशंस एमिट कर रहा है, छोड़ रहा है, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि हर स्पेक्ट्रल लाइन आगे बाकी लाइंस के अदर लाइंस में स्प्लिट होगी। एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड जेमन इफेक्ट, वाइल स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन की जो स्प्लिटिंग होगी, आगे डिवाइड होंगी, उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में तो जीमन इफेक्ट बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो लाइन स्प्लिट होंगी उसको स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। और जो कि बोर एटॉमिक मॉडल इन लाइन की जो स्प्लिटिंग है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड जो लिमिटेशन है, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम। एटम के 3 डायमेंशनल 3D के अंदर जो मॉडल होगा एटम का, उसको एक्सप्लेन करने में नाकामयाब रहा। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग सर्टेन सर्कुलर पाथ इन वन प्लेन। जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, एक प्लेन के अंदर, जैसे XY प्लेन है, तो एक प्लेनर जो ऑर्बिट है, एक सर्कुलर प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। इट गिव ए फ्लैट मॉडल ऑफ एटम। तो उसने जो प्लेनरिटी के बारे में बोला तो फ्लैट मॉडल दिया, जैसे एक XY जो प्लेन हुई तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लैट मॉडल। बट नाउ इट इज वेल एस्टैब्लिश दैट एटम इज 3 डायमेंशनल एंड नॉट फ्लैट। लेकिन बाद में क्या पता चला कि एटम 3 डायमेंशनल है
और फ्लैट नहीं है, दो सिर्फ एक्स वाई एक्सिस में जैसे प्लेनर है, ऐसा कुछ नहीं है। एज हैड बीन सजेस्टेड बाय, जो कि बोर ने बताया था कि 3 डायमेंशनल नहीं होता है, प्लेनर होता है, ऐसा गलत साबित हुआ। फोर्थ जो लिमिटेशन है बोर एटॉमिक मॉडल की, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में नहीं बता पाया। नाउ इट इज वेल नोन दैट इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल द बॉन्ड हैव डायरेक्शनल कैरेक्टर, एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऐसा अब जाना जाता है कि जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे HCl कंपाउंड है या जो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल है, उसके जो बॉन्ड होंगे उनमें डायरेक्शनल कैरेक्टर होता है। HCl तो आयनिक कंपाउंड रहेगा, कोवलेंट कंपाउंड आप जैसे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या CH4, उनमें जो बॉन्ड होगा वो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी डायरेक्शनल नेचर होगी। एटम्स आर लिंक टू ईच अदर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही एटम्स आपस में लिंक होंगे, जैसे CH4 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एटम्स अटैच होंगे एक दूसरे के साथ, और दे पोजेस डेफिनेट शेप, तो उनकी कुछ न कुछ जो फिक्स एक डेफिनेट शेप होगी। और बोर मॉडल इन सब चीजों के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और फिफ्थ जो लिमिटेशन है बोर के एटॉमिक मॉडल की, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डी ब्रगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हम जो बाद में पढ़ने वाले हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और जो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल था, इन सभी चीजों को डिस्कस नहीं कर पाया है, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। और उसके बाद गाइज हम आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन एटम की या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स की वो पढ़ने वाले हैं। आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जो बोर एटॉमिक मॉडल में हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, एनर्जी या एटॉमिक रेडियस, बोर एटॉमिक रेडियस या वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स, इन सभी के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो इससे पहले आप जो बोर एटॉमिक मॉडल किया था हमने और उसके बेसिस पे जो न्यूमेरिकल्स थे, आप वो अच्छे से करना, उसके बाद ही हम आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।